आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिएशन ऑफ लाइफ। इसमें हम हमारे अर्थ यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानने के लिए। इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिस्कस करूँगी। आज जो पहला पार्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है बेसिक कंसेप्ट। इसके अंदर आपको जो हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको अवेयर करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले है यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी कैन टच, फील, सेंस, मेजर और डिटेक्ट। यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस महसूस कर सकते हैं, मेज़र माप सकते हैं, डिटेक्ट यानी पता लगा सकते हैं उसके बारे में। इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स। इसके अंदर सारे जीवित जो जीव जंतु हैं वो आते हैं, सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रह आते हैं, स्टार्स सारे तारे, गैलेक्सीज जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर वो सारी उसके अंदर आती हैं। डस्ट क्लाउड्स, जो डस्ट क्लाउड्स हैं जो कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं या स्टार्स के लिए रहते हैं, लाइट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके यूनिवर्स है। मतलब यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग। द यूनिवर्स हैज़ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। यहाँ पे आप ये देखिए गैलेक्सी शो हो रही है। ये गैलेक्सी जो है ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। ऐसी बिलियंस गैलेक्सीज जो हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर हैं और हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। द मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम। जो मिल्की वे है ये वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। Our solar system formed about 4.5 million years ago from a dense cloud of gas and dust. 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका निर्माण हुआ था। वो बना था किस चीज़ से? एक डेंस क्लाउड से जो कि गैस और डस्ट से भरा हुआ था। हम अपने दूसरे पार्ट में सोलर सिस्टम कैसे बना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। 4.5 बिलियन ईयर्स। बेटा अभी बताया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। अब आप ये जानिए 4.5 बिलियन ईयर कितने होते हैं। आप ये देखिए इतनी बड़ी रकम जो है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। 4.5 बिलियन ईयर्स में आप देखिए 4.5 इंटू एंड ये देखिए 10, आप जो ज़ीरोज़ हैं वो 8 ज़ीरोज़ इसके अंदर आ रहे हैं और 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अभी आपको पता है जो सन चल रहा है वो 2020 है, 2020, and our solar system is around 4.5 billion years old. What is a planet? अभी हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना कि सोलर सिस्टम जो है हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स के अराउंड है। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देयर आर 3 क्राइटेरियाज टू डिफाइन अ प्लैनेट। एक प्लैनेट को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम 3 क्राइटेरियाज रखते हैं कि जो इन 3 क्राइटेरियाज को मीट कर लेगा, इसको पार कर लेगा, वो प्लैनेट होगा। फर्स्ट,
It should be in orbit around the sun. जो प्लैनेट्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं मूविंग ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट मानेंगे जो सन के अराउंड एक डिफाइंड ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं. ऑर्बिट क्या होता है बेटा? ऑर्बिट वो पाथ है जिसमें प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड उसकी रेवोल्यूशन लेते हैं, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. तो वो सारे मूविंग बॉडीज जो सन के अराउंड ऑर्बिट में मूव करते हैं, उनको हम, वो एक पहला क्राइटेरिया पार कर जाते हैं प्लैनेट बनने की तरफ. पार्ट 2, क्राइटेरिया नंबर 2, इट हैज़ सफिशिएंट मास टू फॉर्म अ राउंड शेप. हर छोटे बड़े मूविंग ऑब्जेक्ट को हम प्लैनेट नहीं मानते. हमने उसका एक प्रॉपर मास होना चाहिए, इतना मास होना चाहिए, उसका इतना वेट होना चाहिए कि वो उसकी अपनी ग्रेविटी जो है वो उसकी डेवलप हो जाए और वो अपनी ग्रेविटी से जो है राउंड शेप ले ले. क्राइटेरिया नंबर 3, इट हैज़ क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट. इसका मतलब क्या है इस लाइन का बेटा? मतलब अपने ऑर्बिट में आने वाली जो भी कोई बाधक चीज़ें हैं उसको वो हटा दे, क्लियर कर दे, तो वो प्लैनेट होने का थर्ड क्राइटेरिया है. आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. सबसे पहले है सन, फिर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लूटो के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं कि प्लूटो पहले जो है वो कंसीडर होता था एज अ प्लैनेट, मगर अब ये हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट नहीं काउंट होता. अ सिंपल वे टू रिमेंबर देयर सीक्वेंस. प्लैनेट्स का सीक्वेंस याद करना एक बहुत ट्रिकी काम है. हमें अक्सर कई बच्चों को याद नहीं रहता कि पहले कौन सा प्लैनेट आता है, फिर उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है. वो उसके सीक्वेंस को उल्टा फुल्टा कर देते हैं. तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है इसको याद करने का. मैं अपने बचपन में भी इसी तरीके से याद करती थी सीक्वेंस को. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ये लाइन अगर आपने याद कर ली तो बेटा जो हर वर्ड इसमें यूज़ कर रखा है सेंटेंस में, उसका जो पहला लेटर है वो है आपका प्लैनेट का नाम इंडिकेट करेगा. जैसे माई, एम से मर्करी, वेरी, वी से वीनस, एफिशिएंट का ई से अर्थ, मदर, एम, मार्स, देन जस्ट, जे, जुपिटर, सर्व्ड, एस आ रहा है तो सैटर्न, अस, यू मतलब यूरेनस, देन लास्ट नट्स, एन मतलब नेपच्यून. इस तरीके से इजी वे में हम इनका प्रॉपर सीक्वेंस में रहकर इनको याद कर सकते हैं. सबसे पहला प्लैनेट जो है और जो सबसे छोटा प्लैनेट है, जो सबसे गर्म प्लैनेट है, वो है मर्करी. क्योंकि ये अर्थ के सबसे नियर है, सबके सबसे पास में है, इसलिए सबसे ज़्यादा हॉट है, सबसे ज़्यादा गर्म है. वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे जो ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला ग्रह है. इट इज़ रेफर्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स. ये मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स इसका नाम भी इसको देते हैं क्योंकि कई बार अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पर ये दिखाई दे जाता है स्काई में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्विन अर्थ. वीनस और अर्थ का साइज लगभग बराबर है, इसलिए इसको ट्विन अर्थ भी कहते हैं. उसके बाद है हमारा वो प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं, अर्थ. अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम.
ये हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्पेस से ये ब्लू कलर में नजर आता है इसलिए। मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है। इट इज रेफर्ड एज अ रेड प्लैनेट बिकॉज इट अपीयर्स एज, ये इसको अगर हम स्पेस से देखें तो ये रेड कलर में अपीयर करता है, इसलिए इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मार्स और नेक्स्ट प्लैनेट जो कि है जुपिटर, इन दोनों के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट भी आती है। इसके बारे में हम इसी स्लाइड्स में बाद में बात करेंगे। तो अभी हम जुपिटर के बारे में जान लेते हैं। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और सबसे जल्दी फास्टेस्ट स्पीड में ये स्पिन करता है। इसकी जो रोटेशन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। Saturn. Saturn is the sixth planet in the solar system. Saturn जो है हमारे सोलर सिस्टम का छठा सिक्स्थ प्लैनेट है। It is also known as ringed planet. ये ringed planet के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है it has 82 confirmed moons. इसके जैसे हमारे अर्थ के एक मून है वैसे ही इसके 82 moons हैं। Uranus. Uranus is the seventh planet in the solar system. It is also known as ice giant. यूरेनस जो है वो सेवेंथ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसको हम आइस जाइंट के बारे में भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे आइस ग्लेशियर्स वगैरह हैं। आइस पार्टिकल से बना हुआ है, गैसियस फॉर्म में है। इसका आउटर जो है इट हैज़ अ रिंग सिस्टम, इसके अराउंड भी रिंग सिस्टम है। नेपच्यून। नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ 6 rings. It is the coldest planet. नेपच्यून जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है। इसका जो है इसके 6 रिंग्स हैं इसके अराउंड जो है, मगर वो मोस्टली विजिबल नहीं रहते क्योंकि 6 हैं, बहुत माइन्योर से हैं, तो ये आपको विजिबल नहीं रहते। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट बिकॉज दिस इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट। इसी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो भी कोल्ड है। लेकिन जो यूरेनस है इसको हम कंसिडर करते हैं इट हैज़ द कोल्डेस्ट एवरेज टेम्परेचर। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो सबसे ठंडा है सारे प्लैनेट्स में, इवन नेपच्यून से भी। तो इसको हम कोल्डेस्ट प्लैनेट की तरह कंसिडर करते हैं, मगर एवरेज टेम्परेचर के हिसाब से, जो उसका एवरेज टेम्परेचर है उसके हिसाब से नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। मगर जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो कोल्ड रहा है, सबसे ठंडा तापमान, वो यूरेनस का रहता है। अभी हमने आपको बताया था एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये रहती है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एक बेल्ट रहती है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। इट हैज़ मैनी सॉलिड इर्रेगुलर शेप्ड बॉडीज़। इसके अंदर कई ठोस जो है, इर्रेगुलर मतलब जो गोल शेप में नहीं है, वो हैं जो अलग अलग साइज़ के हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, उनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। अब आप ये देखिए बेटा, ये जो है एस्ट्रॉइड जो है इनको हम एस्ट्रॉइड कह रहे हैं, प्लैनेट नहीं कह रहे। वाई? बिकॉज दे आर इर्रेगुलर शेप बॉडीज़। अभी हमने बात किया था कि प्लैनेट जो है वो अपनी ग्रेविटी से, क्योंकि उनका मास इतना बढ़ जाता है, इतना वेट इतना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक राउंड शेप में आ जाते हैं।
बट ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में एस्ट्रॉइड्स हैं ये इरेगुलर शेप में हैं, इनका कोई प्रॉपर शेप आप उसको नाम नहीं दे सकते। इट सर्व एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द इनर रॉकी प्लैनेट्स एंड आउटर गैस जायंट्स। ये जो है डिवाइडिंग लाइन है, इनर रॉकी प्लैनेट्स जो कि हमारे पहले 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं, और जो लेटर 4 हैं उनको हम आउटर गैस जाइंट्स बोलते हैं, क्योंकि बाहर ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ये देखिए फर्स्ट 4 जो हैं मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, दे आर ऑल्सो नोन एज द इनर रॉकी प्लैनेट्स, एंड द लेटर 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर नोन एज आउटर गैस जायंट्स। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं हमने जान लिया है, मगर ये सारे प्लैनेट्स जो हैं अर्थ से भी कुछ उसमें से प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ से हमें विजिबल हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट 5 प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ से हम देख सकते हैं। अगर हम सनराइज से 45 मिनट्स पहले अगर हम नोटिस करें तो मर्करी, वीनस, सैटर्न, मार्स, जुपिटर, ये 5 प्लैनेट्स हम अपने स्काई में नोटिस कर सकते हैं। अभी आपको इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लूटो भी पहले जो था एज अ प्लैनेट कंसीडर होता था। अर्लियर प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट, बट नाउ इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। ये जो है अब जो है ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता, मगर ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि प्लैनेट्स के 3 क्राइटेरियाज हैं कि पहले जो है कि वो ऑर्बिट में होना चाहिए सन के अराउंड, इट हैज़ सफिशिएंट मास टू फॉर्म अ राउंड शेप, उसका इतना मास होना चाहिए कि वो राउंड शेप ले ले, इट हैज़ क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, उसके अंदर वो अपने जो ऑर्बिट में जो उसके बॉडीज़ आती हैं, जो रॉकी बॉडीज़ आती हैं, उनको क्लियर करने का उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे प्लूटो जो है सन के अराउंड एक ऑर्बिट में मूव करता है, उसका राउंड शेप पे भी है, मगर क्या वो 3rd क्राइटेरिया जो है वो मीट कर पाता है, जो कि है कि वो अपने ऑर्बिट के अराउंड जो है जो भी रॉकी बॉडीज़ आती हैं उनको रिमूव कर पाता है या नहीं, ये हम देखते हैं। प्लूटो मीट्स ऑल क्राइटेरिया एक्सेप्ट 1, ये बाकी सारे क्राइटेरियाज को मीट करता है एक्सेप्ट 1, इट हैज़ नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरिंग रीजन। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लूटो जो है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट एक और है वहाँ से गुजरता है, और यहाँ जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में जो है इसमें इस बेल्ट में ये जो है इन रॉकी बॉडीज़ को रिमूव नहीं कर पाता अपने ऑर्बिट से, बट उनको साथ लेकर ही चलने लगता है। इस वजह से इसको हम प्लैनेट की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। मोर ओवर इट हैज़ एन इंक्लाइंडेड ऑर्बिट। आप ये देख रहे हैं किसका कैसे इंक्लाइंडेड टेढ़ा सा ऑर्बिट है, ये नेपच्यून की ऑर्बिट को भी टकराता है। आइए आप एक वीडियो आपको दिखाती हूँ प्लूटो से रिलेटेड कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। According to the new definition, a planet is a celestial body, which is in orbit around the sun, is spherical in shape, and it has cleared the neighborhood around its orbit. What does this mean? It basically means that using its gravity, a planet should have removed asteroids and dwarf planets out of its path, thus cleared its neighborhood. Now, Pluto is in orbit around the sun and is spherical in shape. But since Pluto's neighborhood has many other objects and it has not cleared its neighborhood, it is not called a planet anymore.